हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिक्स। आज हम क्लास 10th जेके बोस सॉफ्ट जोन जो 2023 में एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका साइंस पेपर जो है वो हम रिव्यू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस पेपर में टोटल मार्क्स हैं आपके 80 और टाइम है 3 आवर्स और क्वेश्चन है 36। 4 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है पेपर। पहले सेक्शन में जो है आपको आया है 20 ऑब्जेक्टिव्स आए हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन आए हैं। सेक्शन बी में आए हैं शॉर्ट आंसर और सी में भी जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके पास, और डी में जो है वो लॉन्ग आंसर है। तो हम ज़रा यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स को देखते हैं। सेक्शन ए में जो है पहला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट गोज़ फ्रॉम वाटर इनटू एयर, विल इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये वाला आपको तो पता ही है, जब डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ लाइट जो है ट्रैवल करती है तो उस टाइम पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है रे। आपने वो बनाया होगा स्लैब वाला। हम यहाँ पे इसको हम मान के चलते हैं ये है डेंसर मीडियम, और ये रेयर जब यहाँ से आती है ये रे तो यहाँ पे नॉर्मल के पास ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और जब यहाँ से डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। अगर तो इसका आंसर नो है तो इसका लिखना है आपने नो, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द मिरर विच कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसका सिंपल आंसर है कनकेव मिरर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लेंस हैज़ ए पॉजिटिव पावर। तो इसका आंसर है आपके पास कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस की जो है नेगेटिव होती है पावर। ठीक है, तो जिन बच्चों को पता नहीं है कि पावर क्या होती है, ये होती है एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू बेंड लाइट। ठीक है, तो जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्शन शो करेगा। ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस होते हैं उनके पास पॉजिटिव पावर होती है और इनकी जो फोकल लेंथ होती है वो भी पॉजिटिव होती है, और जो कनकेव लेंस होते हैं उनके पास नेगेटिव पावर होती है क्योंकि उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, आपने साइन कन्वेंशंस में ये चीज़ पढ़ी होगी। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ ए लेंस हैज़ ए पॉजिटिव पावर। तो अभी आपने ऊपर देखा कनकेव और कन्वेक्स वाली बात। ठीक है, तो ये हमने किया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का आर पार्ट है, ए डाइवर्जिंग लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 0.10 मीटर विच इज़ इट्स व्हाट इज़ इट्स पावर। ठीक है, तो आपने वही पहले इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर्स में करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, 100 के साथ 100/10 करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आता है, लेकिन सिंबल जो है इसका नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये हमने डिवाइड करके जो आता है वो माइनस आ गया इसमें आंसर। ठीक है, तो ये इसका आएगा -10 डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द कलर्ड लाइट हैविंग द मैक्सिमम स्पीड इन ग्लास प्रिज्म इज़, कौन सा कलर है। अगर हम वेवलेंथ के हिसाब से इनको ऑर्गेनाइज मतलब अरेंज करेंगे तो ऐसे होता है। ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वायलेट की है और सबसे कम जो है वो है रेड की। तो जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है उसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके वेवलेंथ के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वायलेट की जो स्पीड है वो सबसे कम होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है और इसकी जो स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वायलेट है, उसके बाद इंडिगो नहीं है, ब्लू है, ग्रीन है, उसके बाद ऑरेंज नहीं है, ग्रीन के बाद येलो आता है, तो येलो हमारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ एन AC जनरेटर एंड DC जनरेटर विच वन यूजेज ए कम्यूटेटर। तो आपने पढ़ा होगा उनका स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो वो स्प्लिट रिंग्स एक में होती हैं और एक में होती हैं स्लिप रिंग्स। ठीक है, पढ़ा होगा आपको। तो कम्यूटेटर जो होता है ये एक रोटेटरी इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जो कि रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। ये रोटर और एक्सटर्नल सर्किट के बीच में जो है पीरियडिकली मूव करता है। ठीक है, AC जनरेटर जो है उसमें कोई भी कम्यूटेटर नहीं होता है, ये किस में होता है हमारे पास इस DC में होता है। ठीक है, DC जनरेटर जो है वो एक कम्यूटेटर यूज़ करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एट द टाइम शॉर्ट सर्किट व्हाट हैपन्स टू द करंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट क्या होता है, द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज हैविली। ठीक है, तो इसका आंसर है द करंट इंक्रीजेज हैविली, करंट उस टाइम पे बढ़ जाती है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय, ये किसने दिया था हमारे पास, ये दिया था बोहर ने। ठीक है, इसका आंसर है बी। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फंक्शनल ग्रुप विच ऑलवेज अकर्स इन द मिडल ऑफ कार्बन चेन। तो आपने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े होंगे, अल्कोहल पढ़ा है, OH ग्रुप ये एंड पे लगता है, उसके बाद कीटोन होता है C+O+R। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसका आंसर है कीटोन। ठीक है, तो ये हमारा जो है कार्बन चेन के मिडल में यूज़ होता है, जहाँ पे भी इसको लिखते हैं हम। ठीक है, वाई डज इथाइन बर्न विद अ सूटी फ्लेम। सूटी मतलब
जो रेजिड्यू रहता है एंड पे ब्लैक कलर का, उसको सूट कहते हैं। तो जब हम इथाइन को बर्न करते हैं तो उसकी जो फ्लेम निकलती है वो कैसी होती है, ब्लैकिश कलर की, ठीक है। वो क्यों होती है, क्योंकि ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये एक अनसैचुरेटेड, इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इनकम्प्लीट जो इसकी कंबशन होती है उसके वो इनकम्प्लीट कंबशन क्यों होती है, क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड होते हैं। तो 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको कम्प्लीटली जो है बर्न करने के लिए। तो इसलिए ये जलता है किससे, एक सूटी फ्लेम के साथ, ठीक है। नोबल गैस हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता है। सबसे पहली जब हम नोबल गैसेस पढ़ते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स में, तो सबसे पहले आता है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2। तो इसके टोटल भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो दोनों ही मतलब पहली शेल में ही होंगे, उसके पास पहली शेल ही कंप्लीट होगी उसकी। तो इसका आंसर है सिंपली हीलियम, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल इज। इसका आंसर क्या है, आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। वॉशिंग सोडा का ये है Na2 CO3 टाइम्स H2, मतलब डेकाहाइड्रेट है, इसमें 10 होंगे ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, डू ऑल सेल्स यूज़ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, क्या सभी सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, नहीं। क्योंकि आपने 2 तरह की रेस्पिरेशन पढ़ी होगी, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होती है उसी में तो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है ना, ब्रेक डाउन होता है जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स का, और हमें एनर्जी रिलीज़ होती है और वो कम्प्लेक्स में हो जाते हैं। तो हमारे पास है 2 तरह की रेस्पिरेशन, एक है एरोबिक और दूसरी है एनारोबिक। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है हमारे पास, एरोबिक नीड्स ऑक्सीजन, ठीक है, सिंपली। एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो विदाउट वाले हैं वो है फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मसल सेल्स में होती है हमारे पास रिएक्शंस, ठीक है। वहाँ पे जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है या जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है, यीस्ट में जो है फर्मेंटेशन वाली जो एग्जांपल्स हैं वो जो है विदाउट ऑक्सीजन कैरी होती है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, नेम द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें एक पैरासाइट होता है, ठीक है। वो जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, जिसको कहते हैं हम होस्ट, ठीक है। तो होस्ट जो है यहाँ पे इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। डिफरेंट जो पैरासाइट्स आपने पढ़े होंगे, जैसे कि कुछ तो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे हमारे पास है मलेरियल पैरासाइट फॉर एग्जांपल, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम, उसकी डिफरेंट स्पीशीज़ है, विवैक्स है, ओवेल है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हो, प्लाज्मोडियम, ठीक है। या फिर कस्कुटा, प्लांट्स में भी देख सकते हो आप, प्लांट पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। कुछ फंजाई जो हैं वो भी पैरासाइट होते हैं, वो भी पैरासिटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। देन आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो है असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन। तो असर्शन रीज़न में आपके पास 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है असर्शन और दूसरा होता है उसका रीज़न। अगर दोनों जो है असर्शन और रीज़न दोनों जो है सही है और जो आर है उसको एक्सप्लेन करेगा, तो आपका ऑप्शन आएगा ए। अगर एक जो है मतलब ए बी और आर भी सही हैं और आर लेकिन ए को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा बी। अगर ए बी सही है, ए सही है और आर जो है वो गलत है, तो हमारे पास होगा ऑप्शन सी। अगर ए गलत है तो आर सही है, तो हमारे पास आएगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, यह स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज़, ठीक है। तो स्पोर्स जो होते हैं आपको पता है होते हैं यूनिसेलुलर, फंजाई में बनते हैं ये, और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में स्पोर फॉर्मेशन होती है एट द टाइम ऑफ देयर रिप्रोडक्शन, हैप्लॉइड होते हैं ये। तो द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेज ऑन मैचुरेशन। तो यहाँ पे जो स्पोर्स हैं वो है क्या हैप्लॉइड है, वो जो प्लांट बॉडी होती है वो वो क्या होती है, वो डिप्लॉइड होती है, ठीक है। सिंपली थोड़ी ना ब्रेक होता है, वहाँ पे बर्स्ट होता है, जो स्पोरेंजियम होता है, फिर स्पोर्स रिलीज होते हैं। तो ये जो बी वाला स्टेटमेंट है, मतलब रीज़न वाला स्टेटमेंट है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो हमें यहाँ क्या है, दोनों सही है। ये जो है ये वाला केस जो है वो आता है किसमें, फ्रेगमेंटेशन में। जब हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ी है प्लानेरिया वगैरह टाइप में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रेगमेंटेशन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ये जो है यहाँ पे प्लांट बॉडी जो है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होती है और बाद में वो ईच फ्रैगमेंट जो है वो गिव राइज टू ए होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो ये है ये वाला, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसका जो ऑप्शन है वो मुझे लगता है बी आएगा आपके लिए, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास, नेचुरल रिसोर्सेज नीड टू बी यूज्ड केयरफुली, रिसोर्सेज आर फाइनाइट इन सप्लाई एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इज ट्रेमेंडसली इंक्रीजिंग। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमें ध्यान से यूज़ करनी चाहिए, सही बात है। दूसरी बात ये है कि ये महदूद है, ठीक है, लिमिटेड है। तो हमें, और जो इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है,
इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दूसरा वाला जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। नेचुरल जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो लिमिटेड हैं और इसके साथ साथ हमारी आबादी भी बढ़ रही है, इसीलिए हमें इनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। बोथ ये ए और ये सही हैं, तो इसका ऑप्शन हमारे पास आएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मदर। आपने पढ़ा होगा सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन के केस में अगर हम देखें तो मदर जो होती है, फीमेल जो होती है, उसकी वो होती है, उसके पास दोनों एक तरह के गैमेट होते हैं और जो फादर होता है उसके पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्स होता है चाइल्ड का, जो जेंडर होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है फादर के ऊपर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सीधा ही गलत है, ठीक है। ह्यूमंस हैव 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम XX एंड XY, ये सही है, ठीक है। दूसरा वाला सही है। तो जहाँ पे हमें पता था कि पीछे पढ़ा हमने कि जो असर्शन है वो सही है और असर्शन जो है वो रॉन्ग है और रीज़न जो है वो सही है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। इसका डी है हमारे पास आंसर, ठीक है। इसका आपने डी लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी ऑल द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज हैव ए हीटिंग एलिमेंट विच हेल्प इन कन्वर्टिंग मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, सही है। इसका पार्ट 1 है द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज आर यूजुअली मेड अप ऑफ। आपको पता है जितने भी हीटिंग डिवाइसेज हैं 80% वो बने होते हैं निक्रोम के, ठीक है। निकल प्लस जो क्रोमियम है उनकी जो अलॉय होती है उसका बनाते हैं हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। जैसे हमारी आयरन वगैरह होती है, हीटर की जो कॉयल होती है वो निक्रोम की बनी होती है। इसके बरक्स कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं टंगस्टन के साथ। टंगस्टन से हमारा हीटिंग एलिमेंट नहीं बल्कि फिलामेंट बनाया जाता है बल्ब का, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा निक्रोम। फिर है इसका सेकंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट सूटेबल फॉर ए फ्यूज वायर। आपने पढ़ा होगा जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी लेंथ के, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द जो है कंडक्टर और इन्वर्सली जो है इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ होता है, ठीक है। अगर वायर जो है थिक है, बहुत ही ज़्यादा थिक है और उसकी लेंथ जो है शॉर्ट है, ठीक है, तो वो उसका जो लार्ज एरिया होगा, एरिया बड़ा होगा और उसका जो स्मॉल जो उसका लेंथ उसकी कम होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, तो वो हमारे पास एक अच्छा जो है फ्यूज़ नहीं बन पाएगी। तो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, थिक एंड शॉर्ट। ये नहीं होना चाहिए, थिन एंड शॉर्ट उसका कैरेक्टर है, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए क्योंकि फ्यूज़ वायर जो है जब करंट ज़्यादा हो जाती है तो वो मेल्ट होकर पूरी सर्किट को आग लगने से बचाता है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो रेजिस्ट करना चाहिए उतनी ज़्यादा करंट को, ठीक है। इसका ऑप्शन है बी। उसके बाद है आपके पास द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए फिक्स्ड रेजिस्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ जो हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट की फिक्स रजिस्टर के अंदर, तो वो किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब वो भी बढ़ेगी और किस चीज़ का स्क्वायर बढ़ेगा साथ में, ठीक है। तो हमने एक लॉ पढ़ा था H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो H क्या था यहाँ पे, हीट थी, I था यहाँ पे करंट, R था रेजिस्टेंस और T था टाइम, ठीक है। तो आई स्क्वायर मतलब यहाँ पे किसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये आई के करंट के, ठीक है। फोर्थ पार्ट है इसका, इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए फिक्स्ड रेजिस्टर इज़ हाफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट विल बिकम। अगर करंट जो है किसी फिक्स रजिस्टर के से पास हो रही है, अगर उसको आधा किया जाएगा तो उसकी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो कितनी होगी, डबल होगी, 1/2 होगी, 1/4 होगी या 4 टाइम्स होगी। इसको हम सिंपली यही वाला लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो करंट को हम कर रहे हैं हाफ, डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है, सिंपल। तो H इज़ इक्वल टू आई को हम बाहर निकालेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 मतलब हाफ है, आई स्क्वायर आर टी आएगा ऐसे, ठीक है। तो 1/2 का भी स्क्वायर होगा और ये आई का स्क्वायर भी होगा, तो ये आएगा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास क्या है ऑप्शन सी 1/4, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक फ्यूज़ किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सिंपल आंसर है यहाँ पे, ठीक है। फ्यूज़ जो होती है ये एक वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक ऐसे सब्सटेंस से बनाई जाती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। जब करंट जो है बियॉन्ड द सेट लिमिट जब गुजरती है उसके बीच में, तो जो फ्यूज़ वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है और जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है और फायर वाले एक्सीडेंट वगैरह जो है वो रोके जा सकते हैं घरों में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। आपने इनमें से कोई 4 ही का आंसर लिखना है। एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर टू टेस्ट फॉर एसिड्स इंडिकेटर्स आर यूज्ड। आपने इंडिकेटर पढ़ा होगा जो हमें एसिड की प्रेजेंस को, एसिड या बेस की प्रेजेंस को दिखाता है, ठीक है। द इंडिकेटर विच टर्न रेड इन एसिड सोल्यूशन आर। कौन से इंडिकेटर है जो एसिड सोल्यूशन में रेड हो जाते हैं, ठीक है। जो लिटमस है वो एसिड जो होते हैं वो जो लिटमस को है वो रेड कर देते हैं, लेकिन जो टर्मरिक होता है, ठीक है, टर्मरिक वाला यहाँ पे
क्रिम्सन, ब्राइट क्रिम्सन हो जाता है बेसिस के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है फिनोफ्थलीन है, बेसिस के साथ ये पिंक हो जाता है और लिटमस जो है वो बेसिस को ब्लू कर देता है। लिटमस और मिथाइल ऑरेंज, हम एसिड की बात करें, लिटमस जो है एसिड के सोल्यूशन में रेड हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज भी रेड हो जाता है। फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। द प्रॉपर्टी विच इज़ कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड इज़, दोनों ही क्या है, एसिड्स हैं, वीक एसिड्स हैं। स्वीट टेस्ट नहीं, टेस्टलेस ये भी नहीं, बिटर ये तो बेसिस का करेक्टर है, हैव सोर टेस्ट, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। द इंडिकेटर विच प्रोड्यूसेस ए पिंक कलर इन एन एल्कलाइन सोल्यूशन इज़, पिंक कलर अभी हमने पढ़ा पीछे, ठीक है, कौन था वो, फिनोफ्थलीन। जैसे हमने NaOH की एग्जांपल पढ़ी होगी, ठीक है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालते हैं, उनके अंदर फिनोफ्थलीन डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, दैट इज इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब के सब ऑर्गेनिक है। इसमें आएगा कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये वाला, जो कि हमें किसी भी लिविंग सोर्स से डिराइव किया नहीं किया जाता, ठीक है। क्वेश्चन इसका फिफ्थ पार्ट है, द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट शोन बाय एसिड इज़, आपने पढ़ा होगा एसिड वो सोर टेस्ट होता है उनका, लिटमस को रेड कर देते हैं, pH 7 से बिलो होता है, लेकिन सोपी जो है ये बेसिस कैरेक्टर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द 4 क्वेश्चंस। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुलाई अराउंड देम बट द मेथड इज नॉट सिमिलर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हायर एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम। इसका पहला पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपने पढ़ा होगा जो सेरिब्लम होता है हमारा, वो कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस को, इसका ऑप्शन ए आंसर आएगा सही, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, वो है 31, तो सीधा याद रखने वाला क्वेश्चन है। द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। इसका सेरिब्रम से तो नहीं होता, सेरिब्लम से भी नहीं होता है, मेडुला और पोन्स, ठीक है, मेडुला से ही ओरिजिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है इसका, द इन्वॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, जो इन्वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते हैं, खुद से ही जो होते हैं, वो किसके कंट्रोल में होते हैं, मेडुला इन हाइंड ब्रेन, क्योंकि मेडुला जो है फोर ब्रेन में नहीं होता है, ठीक है, तो मिड ब्रेन में भी नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी नहीं होता है, ये है हाइंड ब्रेन, बी ऑप्शन है इसका सही आंसर। फिफ्थ पार्ट है सेरिब्लम, मेडुला एंड पोन्स आर द पार्ट ऑफ, सेरिब्लम, मेडुला और पोन्स जो हैं वो तीनों जो हैं पार्ट हैं किसके, हाइंड ब्रेन के, बी पार्ट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका पहला पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। फूड चेन में आपने पढ़ा होगा बच्चों, पहला जो लेवल होता है फूड चेन का वो ऑक्यूपाई करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनमें प्लांट्स आते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे, बैक्टीरिया या प्लांट, तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल जो है वो ग्रास है, यहाँ पे भी ग्रास है, यहाँ पे भी, यहाँ गोट है, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रास है और सेकंड लेवल पे जो आते हैं हर्बीवोर्स आते हैं जो ग्रास पे फीड करते हैं, वीट तो खुद एक ग्रास है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे जो है गोट है, यहाँ पे है फिश, ठीक है, तो दोनों जगह अब यहाँ पे इनके बीच में टाई आएगा। अब हमने थर्ड लेवल देखना है, गोट को कौन खाएगा, ह्यूमन, अब यहाँ फिश को कौन खाएगा, गोट, गोट तो नहीं खाता है फिश को, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आपके पास करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। इन अ फूड चेन द इनिशियल ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली, अभी मैंने बताया ऊपर, फूड चेन के अंदर क्या होता है, जो पहला इनिशियल मतलब पहला ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो कि खुद से खाना जो है तैयार कर सकता है। ऑप्शन पार्ट 3 है इसमें, इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय, थर्ड लेवल पे कौन होता है, पहले में आते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर्स, ठीक है, पहले दूसरे पे आते हैं कंज्यूमर्स, तो उसमें लेवल आ जाते हैं, पहले आते हैं हर्बीवोर, ठीक है, फिर आता है कार्निवोर, फिर आते हैं हमारे पास डिकम्पोजर्स, तो 1 2 और 3 पे आते हैं हमारे पास कार्निवोर, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फोर्थ पार्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंज्यूमर, दिस वन इज, कंज्यूमर होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है अपने न्यूट्रिशन को लेके, तो जिराफ जो है वो भी एक कंज्यूमर है, वो डिपेंड करता है ग्रास के ऊपर, एंटीलोप भी ग्रास के ऊपर डिपेंड करता है, एलिगेटर भी दूसरी चीज़ों को खाता है, खुद नहीं। एल्गी जो है वो एक फोटोसिंथेटिक जो है ऑर्गेनिज्म है, या जिसको हम प्लांट किंगडम में स्टडी करते हैं, तो एल्गी हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इन द फूड चेन कंप्राइजिंग ऑफ ए स्नैक, ग्रास, इंसेक्ट एंड फ्रॉग, द सेकेंडरी कंज्यूमर इज, जहाँ पे हमारे पास ग्रास होगा पहले लेवल पे, ठीक है, ग्रास के ऊपर कौन करता है फीड, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को कौन खाता है, फ्रॉग, और फ्रॉग को खाते हैं स्नैक, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा होगा, प्राइमरी ये होगा और सेकेंडरी होगा फ्रॉग आपके पास, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर तो इंसेक्ट होगा, फिर ये इस पर फीड करेगा, तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा फ्रॉग, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद है आपका सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन सी को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हम बाकी पेपर्स भी जो हार्ड जोन के होंगे उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू।